हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पी के सिद्धांत, डबल टाइम JRF क्वालिफाइड एंड गेट 2। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ा था तो उसमें हमने आपको पढ़ाया था स्टीरियोकेमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर के बारे में बताया था। वहाँ पर मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्शन के बारे में मैंने बताया कि भाई हमारे पास 4 प्रोजेक्शन होते हैं। कौन कौन? न्यूमैन, हॉर्स, वेजेंडैस एंड फिशर। फिर मैंने इन चारों को आपको बनाना सिखाया, इन चारों को आपस में कन्वर्ट करना सिखाया, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो फाइनली हमारा फिशर प्रोजेक्शन में स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट करना था। तो सारे प्रोजेक्शन आके फिशर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया। आज हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के नेक्स्ट पोर्शन को पढ़ेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होता है। ठीक है, यानी आज हम बात करेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी की। देखिए, इन शॉर्ट, क्योंकि आप IIT JEE के स्टूडेंट नहीं हैं, इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं डायरेक्टली, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी का सीधा जो कंसर्न होता है वो होता है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसको किसी भी एंगल से उसको काटा ना जा सके, किसी भी एंगल से उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना निकाली जा सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव। ऑप्टिकल आइसोमर्स तो नहीं, ऑप्टिकल एक्टिव कहते हैं। देखिए, समझिए बात को कि ऐसा कोई भी कंपाउंड है जिसमें आपको उसको कट करने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, किसी भी टाइप का सिमेट्री उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारा? वो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। और जो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 तरह से स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भाई जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसके अंदर क्या होना चाहिए? कायरल सेंटर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए कि जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसके अंदर क्या होगा? कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर 2 तरह का हो सकता है। ठीक है, कायरल सेंटर 2 तरह का हो सकता है। कायरल सेंटर बोलिए, या ऐसी हम लोग एसिमेट्रिक सेंटर बोल सकते हैं। एसिमेट्रिक सेंटर बोल सकते हैं। कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर 2 तरह का होता है। एक तो कायरल कार्बन होगा या एसिमेट्रिक कार्बन होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? या तो कायरल कार्बन होगा या एसिमेट्रिक कार्बन होगा, और या तो विदाउट कायरल कार्बन नॉन प्लेनर सिमेट्री एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे। देखिए, IIT JEE में इसी चीज़ को पढ़ाने में पूरा का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। सिर्फ इस बात को पढ़ाने में पूरा दिन लग जाएगा IIT JEE वालों को कि ये क्या मतलब है इसका। लेकिन आप जो कि समझ सकते हैं, डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर रिलेट करता हूँ कि एक हो गए ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन हो, और एक ऐसे कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन तो नहीं है लेकिन इसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं है। ना तो प्लेनर सिमेट्री, ना सेंटर सिमेट्री है, ना एक्सिसल सिमेट्री है, और ना ही आइडेंटिटी है। ठीक है, इसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होती। और एक ही टाइप होता है जिसमें कायरल कार्बन होते हैं। देखिए बच्चे लोग, और आगे समझिए, जिसमें कायरल कार्बन हो गए या एसिमेट्रिक कार्बन हो गए, सबसे पहले वो कहलाता है ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, किसी में भी कायरल कार्बन होने के बाद वो सीधे क्या हो? सीधे तौर पे वो ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया? सीधे तौर पे ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। लेकिन सिर्फ कायरल कार्बन या सिमेट्रिक कार्बन होने से ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है जब इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होगी, इसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं मिलेगी, तब जाके ये कंपाउंड बन जाएगा क्या? ऑप्टिकली एक्टिव। ये कंपाउंड क्या बनेगा? ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें विदाउट कायरल कार्बन, नॉन प्लेनर या विदाउट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के जो मॉलिक्यूल होते हैं, इनके बीच में ऑप्टिकल आइसोमर जैसी कोई बात नहीं आती। ठीक है, ये ऑप्टिकल आइसोमर वाली बात नहीं आती। सीधे अगर ये होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ठीक है, अदरवाइज ना तो ये ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, ना इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव की कोई बात आएगी। मेरी बात को समझिए।
जैसे कि कायरल कार्बन का क्या है, फर्स्ट स्टेज में अगर कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर हो गया, और उसके बाद अगर उसमें कोई सिमेट्री ना निकले तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, और अगर उसमें कोई सिमेट्री निकल जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये जो टाइप है, इस टाइप में इसमें क्या है कि अगर मॉलिक्यूल में आपको, अगर मॉलिक्यूल में इस टाइप की कोई सिमेट्री निकल गई तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, उसका कोई काउंटिंग ही नहीं होगी। और अगर उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं निकली, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, तब जाकर वो क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड आपका सीधे ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसमें किसी भी टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात नहीं आएगी। इस बात को समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझें। मान लीजिए जैसे कि एक 10th के बाद स्टूडेंट साइंस लेता है, 12th के बाद फिर वो आईटी का पेपर देता है, तो आईटी का पेपर देता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखे, उसके बाद ही जाके वो क्या कर सकता है, आईटी का पेपर दे सकता है। ठीक है, अगर वो पास किया तो अच्छी बात है, नहीं पास किया तो कोई बात नहीं। जब वो 12th में साइंस लेके पढ़ रहा होता है उस समय वो आईटी एस्पिरेंट होता है, आईआईटीएन नहीं होता, आईटी एस्पिरेंट होता है। और अगर वो आईटी एग्जाम पास आउट हो जाए तब जाके वो आईटीएन बन जाता है। तो वही वाली बात है कि कोई कंपाउंड साइंस लिया है तो साइंस लेने के बाद वो क्या हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर, दैट मीन क्या हो गया, साइंस लेने के बाद वो एलिजिबल कैंडिडेट हो गया। लेकिन उसके बाद अगर वो पास आउट होता है एग्जाम में तब जाके वो क्या होगा, तब जाके वो आईआईटीएन बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो पास ना भी करे तब भी वो आईटी का एस्पिरेंट तो वो कहलाएगा ही। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो बहुत इंटेलिजेंट हो, उसने आर्ट्स ही रखा है लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी है, उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर है कैपेसिटी कि वो आईटी का एग्जाम क्वालिफाई कर सके, उसने हाई कोर्ट में जाके केस किया और उसने एलिजिबल करवा लिया कि वो आईटी का पेपर दे सकता है, और फाइनली उसने आईटी का पेपर दिया भी। अब अगर वो बच्चा पास कर जाता तो आईटीएन कहलाएगा एज यूजुअल। लेकिन अगर वो पास ना भी करे तो भी वो कोई आईटी का एस्पिरेंट नहीं कहलाएगा उससे पहले। ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम से नहीं आया है। तो विदाउट सिस्टम आएगा तो या तो वो एक्टिव होगा और या तो उसकी कोई बात होगी ही नहीं। लेकिन इसकी बात करें इसमें पहले इसको क्या सिस्टम से आना होगा, तो पहले कायरल कार्बन आने के बाद ये बनेगा ऑप्टिकल आइसोमर, और उसमें सिमेट्री नहीं होगी तब जाके क्या कहलाएगा ये, तब ये कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, अदरवाइज ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। देखिए सबसे पहले कायरल कार्बन की बात करते हैं। देखिए जब एक कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप या आइटम जुड़ जाते हैं, देखिए ए, बी, सी और डी, जब एक कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप या आइटम जुड़ जाते हैं इसको तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कायरल कार्बन। ठीक है, जब एक कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप या आइटम जुड़ जाए तो क्या कहलाते हैं, ये कायरल कार्बन कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई कोई भी ऐसा एग्जाम्पल हो गया जिसमें कि 4 अलग अलग बॉन्ड बने हुए हों, ये देखो क्लोरो, ये देखो मान लो ब्रोमो, ये देखो ये है मिथाइल कार्बन, ये है ब्रोमीन, इसके पीछे क्या लगा हुआ हाइड्रोजन, और ये एक बड़ा ग्रुप है। उसी तरह से ये देखो मिथाइल है, इधर अलग ग्रुप है, इधर क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, ये भी कहलाएंगे कायरल कार्बन। ये देखो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, देखो इसके साथ देखो क्लोरीन है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है और एक बड़ा ग्रुप है, कायरल हो गया। इसके साथ देखो ब्रोमीन है, हाइड्रोजन है, इधर सिंगल क्लोरीन वाला ग्रुप है, उधर ब्रोमीन क्लोरीन वाला ग्रुप है, ये भी कायरल हो गया। इधर देखो एक क्लोरीन, इधर ब्रोमीन क्लोरीन और हाइड्रोजन है ही पीछे में, उसी तरह क्लोरीन है, मिथाइल है, इधर देखो और बड़ा ग्रुप है, तो ये भी क्या हो गया, कायरल हो गया। देखो और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ये ले लो क्लोरीन, ये ले लो ब्रोमीन, तो भैया इस साइड से देखो आप अगर नंबरिंग करोगे यहाँ एक के बगल में 2 पे आएगा, जब इधर से घूम के आओगे तो दूर से आएगा, इसका मतलब इधर जाओ चाहे इधर जाओ दोनों अलग अलग है, ऊपर एक क्लोरीन अलग और एक हाइड्रोजन अलग, तो कायरल हो गया। उसी तरह से ये ब्रोमीन वाला हो गया, इसको भी ऐसे देखो, यहाँ चलोगे कुछ और आएगा, घूम के चलोगे कुछ और आएगा, ब्रोमीन कुछ और, हाइड्रोजन कुछ और, तो चारों अलग अलग हो गए, तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका कायरल ही हो गया। या इसको एसिमेट्रिक सेंटर भी बोल सकते हैं आप, एसिमेट्रिक कार्बन। ये देखो क्लोरीन, ये कायरल है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, अगर ये रहे, ये भी कायरल नहीं है। देखिए आप इधर चलो इधर चलो, बात तो एक ही है। इसके लिए भी देखो इधर जाओ तभी 1 2 3 4 पे ब्रोमीन, इधर से चलो 1 2 3 4 पे ब्रोमीन, दोनों साइड से मिलेगा इक्वल। यहाँ से चलो 1 2 3 4, यहाँ से चलो 1 2 3 4, दोनों साइड से क्लोरीन का डिस्टेंस सेम मिलेगा, तो यहाँ भी कोई कायरल कार्बन नहीं होगा। ये देखो ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये क्लोरीन, देखो इसके लिए क्या होगा, इधर ब्रोमीन है, इधर दूसरा ग्रुप है, ऊपर क्लोरीन और एक हाइड्रोजन,
इसके लिए चारों अलग हो गए। उसी तरह इसके लिए भी क्या हो गया, चारों अलग। देखो ये अलग, इधर अलग, क्लोरीन अलग, हाइड्रोजन अलग। लेकिन इसके लिए चारों अलग नहीं हुआ, देखिए, क्योंकि इसके लिए इधर जाओ चाहे इसके इधर जाओ, आपको चीज़ें सेम मिलेगी। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसमें सीरो भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कायरल कार्बन में से 2 है, ये नहीं है। क्यों? एक के बगल में दूसरे पे भी क्लोरीन, एक के बगल में दूसरे पे भी क्लोरीन, सेम मिल रहा है। ये देखो, देखो ये क्लोरीन है, इसके इधर इधर अलग है, इधर अलग है, ऊपर क्लोरीन है, हाइड्रोजन है। उसी तरह ब्रोमीन, देखो इधर अलग है, इधर अलग है, ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है, तो ये भी अलग हो गए। इस तरह से हमने क्या देखा, ये हो गया आपके कायरल कार्बन। ठीक है, ये जितने भी कायरल कार्बन जिनमें हैं वो सभी क्या हो गए, अभी फिलहाल ऑप्टिकल एक्टिव हैं या नहीं है ये बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल ये जितने भी एग्जाम्पल है जिसमें कायरल कार्बन आए हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे, क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए रेडी हैं। अभी ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं है वो बात हम नहीं बता रहे, लेकिन फिलहाल ये ऑप्टिकल एक्टिव हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने कायरल कार्बन को एक्सेप्ट किया। तो कायरल कार्बन है तो इसका मतलब ये सभी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स की कैटेगरी में, इन दोनों को छोड़ के इसमें कायरल कार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर की कैटेगरी में आ गए। अब इन सब में अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना निकले, ठीक है, अब इन सब में क्या बोला गया, इन सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर कोई भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, ठीक है, और क्या हो गया भाई, आइडेंटिटी हो गई, इस टाइप की कोई भी सिमेट्री अगर इसमें ना हुई, ठीक है, एक अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री हो गई, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अगर ये सब में कोई भी इसमें सिमेट्री इन सब एग्जाम्पल में ना रही, तब जाके ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ये ऑप्टिकल एक्टिव कहलाएगा। अदरवाइज ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई बात समझ में, कि अगर ये कंपाउंड कटने से बच गए, ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर कट गए तो क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप सोचो कि सर इसको कैसे समझा जाए। देखिए, जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ इस एग्जाम्पल को देखो, ये एग्जाम्पल बीचों बीच कट सकता है, देखो, तो ये कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर है ये, निश्चित रूप से ऑप्टिकल आइसोमर है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। इस मॉलिक्यूल को देखो, इसको कट नहीं कर सकते आप कहीं से भी, देखो ऊपर क्लोरीन नीचे ब्रोमीन, तो आप ऐसे ऐसे कहीं से भी नहीं काट सकते, जिसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर तो था ही, लेकिन साथ में ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव भी है। इन दोनों को छोड़ इसको देखो, एक कायरल कार्बन है, आप चाह के भी इसको कहीं से नहीं काट सकते, ऐसे काटोगे, इधर डबल बॉन्ड इधर कुछ नहीं, देखो ऐसे काटोगे, पॉसिबल ही नहीं, ऊपर क्लोरीन कुछ नहीं, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर तो है ही, और साथ में ऑप्टिकली एक्टिव भी है। इसमें आ जाओ, यहाँ क्लोरीन ब्रोमीन नहीं कट सकते, ऊपर क्लोरीन का नीचे ब्रोमीन है, नहीं कटेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमर तो होगा ही, और साथ में ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। इन सब की बात करें, इसको तो काटना फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है, अभी स्ट्रक्चर हम बनाएंगे इसको, जब तक फीचर नहीं बनाएंगे तब तक ये बात हम नहीं बता सकते कि भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, अभी नहीं बता सकते। तो खैर कोई नहीं, हमारे पास और भी एग्जाम्पल है, जैसे ये देखो, एक फीचर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, COOH, COOH, OH, OH, H, H। देखिए इस स्ट्रक्चर को अगर गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा सर, इसको तो बीचों बीच आप काट सकते हैं सर। तो ये जबकि कायरल कार्बन 2 हैं, गौर से देखिए, यहाँ भी देखिए 1 2 3 अलग, ऊपर अलग, यहाँ भी देखिए ये अलग, ये अलग, ये अलग, नीचे अलग, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर तो है, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड में कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमर हो, लेकिन बीचों बीच कट जाने के कारण वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीजोफॉर्म। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीजोफॉर्म, या इसी को बोलते हैं हम लोग मीजोमर। क्या बोलते हैं, या तो मीजोफॉर्म बोलिए या तो क्या बोलिए, इसको मीजोमर बोलिए। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को अगर ऐसे बनाया जाता, थोड़ा सा पलट के, COOH, COOH, OH, OH, H, H, तो आप इसको चाह के भी नहीं काट सकते। देखिए, आप चाह के भी इसको नहीं काट सकते। तो ऐसे केस में ऑप्टिकल आइसोमर तो ये था ही, लेकिन साथ में क्या हो जाता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो जाता। ठीक है, अगर इस तरह से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, ये कट गया तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, जिसको हमने क्या बोला, मीजोमर या मीजोफॉर्म। लेकिन अगर ये नहीं कट रहा तो ये ऑप्टिकल आइसोमर तो है ही,
क्योंकि दो दो कायरल कार्बन है, लेकिन उसके साथ साथ ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिए। सबसे पहले बात मैं आपको जो नोट करवा रहा हूँ नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिखिए कि कायरल जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कौन होगा। ऑप्टिकल एक्टिव के आगे लिखिए नंबर 1 में कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन, ठीक है, और एसिमेट्रिक कार्बन। और दूसरा नंबर पे लिखिए कंपाउंड हैविंग नो कायरल कार्बन, नो कायरल सेंटर, बट नॉन प्लेनर एंड पॉसेस नो टाइप ऑफ सिमेट्री। क्या बोला मैंने कि कंपाउंड हैविंग नो कायरल कार्बन एंड नॉन प्लेनर एंड पॉसेस नो टाइप ऑफ सिमेट्री, किसी भी टाइप की सिमेट्री ना, हालांकि इसके बारे में पढ़ेंगे हम। चलिए उसके बाद फिर लिखेंगे कायरल कार्बन के बारे में। कायरल कार्बन क्या है कि लिखेंगे व्हेन वन कार्बन गेटिंग अटैच विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम देन इट इज कॉल्ड कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए कि व्हेन अ कार्बन गेटिंग अटैच विथ 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप्स देन इट इज कॉल्ड क्या, कायरल कार्बन। उसके आगे लिखेंगे इफ ए कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन, इफ ए कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन, इफ ए कंपाउंड हैविंग कायरल कार्बन देन इट्स अ प्रूफ that its optical isomer, then its proof, then its optical isomer and ready to be optically active, and ready to be optically active probably, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा probably। उसके आगे लिखिए if any optical isomer having no type of symmetry, having no type of symmetry then it's optically active, and if it has any type of symmetry then it is optically inactive, it will be optically inactive। ठीक है, चलिए ये भी लिख लिए। अब देखिए हमने इस टाइप के एग्जांपल को देखा, बिना फीसर के हम इस टाइप के वेजेंट इसको नहीं बता सकते फिलहाल के लिए, ये क्योंकि ये कोई परफेक्ट स्ट्रक्चर है ही नहीं, ना वेजेंट है ऐसा ना कुछ भी नहीं है। चलिए आपको बात करते हैं इस टाइप एग्जांपल जो सर्कुलर एग्जांपल है, आप इसको कट करके भी देख सकते हैं, हालांकि यहाँ भी परफेक्टली नहीं बता सकते आपको हम, अभी और भी एग्जांपल आएंगे जहाँ पर आपको इस बारे में बात करेंगे। तो सिर्फ फिलहाल अगर हम फीसर के बारे में बात करें तो फीसर अगर देखो बीचों बीच कट रहा है, ठीक है, फीसर अगर बीचों बीच क्या हो रहा है, कट रहा है। आप फीसर को ऐसे ही ऐसे नहीं काट सकते, क्योंकि आपको पता है कि इसके जो हॉरिजॉन्टल पे हैं ऐसे वाले वो आगे की तरफ है और जो वर्टिकल लाइन पे है वो पीछे की तरफ है, इसलिए आप इसको काट भी नहीं सकते। ऐसा नहीं कि आपको प्लेनर देख के आप इसको काट देना, ऐसी गलती मत करना। तो मैंने क्या बोला कि फीसर है, अगर ये बीचों बीच कट जा रहा है तो क्या हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। आइसोमर तो होगा ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमर होना है, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। जबकि दूसरा पार्ट जो है इसका, अगर इसको घुमा दिया जाए तो देखिए अब इसको आप काट नहीं सकते, तो ऑप्टिकल आइसोमर तो पहले से था, लेकिन इस बार ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं बल्कि ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, नोट करेंगे इसको। कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, ठीक है, इस चीज़ को जानना इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ जो है डीपली सोचना पड़ता है। बहुत रिलैक्स होकर हम इसको सोचेंगे समझेंगे तो फिर ये बात समझ में आ जाएगी हमें। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, इस एग्जांपल को देखिए। ये एग्जांपल देख के लगेगा सर इसमें कायरल कार्बन तो है सर, ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है। क्यों भाई, देखो इसके लिए इधर क्लोरीन इधर ब्रोमीन, ऊपर क्लोरीन और हाइड्रोजन, उसी तरह इसके लिए यहाँ अलग यहाँ अलग और ऊपर क्लोरीन और एक हाइड्रोजन। लेकिन इसके लिए इधर जाओ चाहे इधर जाओ आपको बात एक ही मिलेगी। तो आपको ऐसा लगेगा, आपको लगेगा कि सर आप इसको बीचों बीच काट सकते हैं, उनका ठीक है हो सकता है, लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर को आपको दे दिया गया कायदे से बना के, हो सकता है इसमें इसके प्रोजेक्शन को बदल दिया जाए। जैसे ये देखो यहाँ क्लोरीन रखा गया आगे, ठीक है, और यहाँ भी क्लोरीन रख दिया गया किधर, आगे। तो भाई अब ये ब्रोमीन आगे रखे चाहे पीछे रखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये कटेगा तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा, देखिए, है ना। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक साइड का क्लोरीन दे दे ऊपर, दूसरे साइड का क्लोरीन दे दे नीचे, अब यहाँ ब्रोमीन आगे दे चाहे पीछे दे, आप कुछ भी दे दे, आप काट नहीं सकते। अब देखो कोशिश करके देखिए, नहीं काट सकते आप इसको, ठीक है। आप बोलोगे सर
घुमा देंगे, जिनको जानकारी होगी बच्चों को वो बोलते हैं घुमा देंगे, ठीक है। ये क्लोरीन आगे वाला पीछे हो जाएगा, ये पीछे वाला आगे हो जाएगा, लेकिन ये ब्रोमीन जो आगे की तरफ है वो भी तो पीछे हो जाएगा, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आप फिलहाल देखिए इसको काट नहीं सकते, इसको तो कट कर दोगे लेकिन इसको काट नहीं सकते। इसका मतलब ये है ना कि ये डायरेक्टली ऐसे डिसाइड नहीं हो सकता। देखो जैसे ये है, ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, आपको देख के लगा जैसे ये तो बात खत्म हो गई, कट गया। लेकिन हम बोले नहीं भाई, इस स्ट्रक्चर को तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, स्ट्रक्चर को ऐसे भी तो देख सकते हो ना। यहाँ ब्रोमीन और ये ब्रोमीन यहाँ हो सकता है, अभी तो देख सकते हो। तो इसमें एटलीस्ट बीचों बीच ये नहीं कट रहा है, कुछ और हो जाए वो अलग बात है, लेकिन बीचों बीच नहीं कट रहा है। और क्या हो रहा है वो हम समझेंगे अभी, टाइप्स ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे। ये देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इसको बोला गया देखो दोनों साइड ब्रोमीन है, बीचों बीच भी काट दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप काट सकते हो इसको ऐसे करके। ये क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। आइसोमर तो है क्योंकि दो कायरल कार्बन है, लेकिन बीचों बीच कट गया। लेकिन इसी स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा सा हम ऐसे बदलते, इसमें थोड़ा बदलाव ले आइए, ये ब्रोमीन और यहाँ ब्रोमीन, और कहीं भी इसको इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो, अब ये ब्रोमीन, ये ब्रोमीन, ये आगे है ये पीछे, घुमा भी दोगे तो ठीक है, ये आगे पहुंच जाएगा, ये घूम के पीछे पहुंच जाएगा। लेकिन इसका क्या करोगे, ये अगर आगे है घूम के तो पीछे पहुंच जाएगा। इसका मतलब आप इसको किसी भी एंगल से कट नहीं कर सकते। तो उस केस में ऑप्टिकल आइसोमर तो था ही, और साथ में क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो जाएगा। चलिए इसमें ज़्यादा स्टक नहीं होंगे, इसमें ज़्यादा फंसेंगे नहीं आप, ठीक है। इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए छोड़िए इस बात को, हम यहाँ से आगे बढ़े। सबसे पहले कुछ मैं आपको बता दूँ कि देखिए ये कायरल कार्बन था, इस तरह से एक कार्बन है जिसके चारों अलग अलग ग्रुप एटम थे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या कहलाया, कायरल कार्बन। अभी हमारा फोकस फिलहाल के लिए होना चाहिए फिशर पे, ठीक है। अभी हमारा जो मेन फोकस है वो फिशर पे होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्लेनर सिमेट्री मतलब टाइप्स ऑफ सिमेट्री पढ़ेंगे उसके बाद हम दूसरा वाला पार्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इसलिए इनको ड्रॉप कीजिए। ये चीज़ें आपको खुद बहुत समझ में आने लगेगी पूरी तरह से। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि हमारे पास क्या करना, पहले कायरल कार्बन वाला एग्जाम्पल देखना है हमें। कायरल कार्बन में सिर्फ एक चीज लगती है क्या, प्लेनर सिमेट्री, जो बीचों बीच कट जाती है, ऐसे कटती है जो, वो प्लेनर सिमेट्री लगती है। किसमें, फिशर प्रोजेक्शन में। तो चलिए हम सबसे पहले एग्जाम्पल उठाते हैं कायरल कार्बन 1 का। देखिए जब भी किसी कंपाउंड में कायरल कार्बन 1 होगा तो आप आंख मूंद के उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर एक कायरल कार्बन है आप चाह के भी उसको बीच से नहीं, कैसे भी नहीं काट सकते, ऐसे काट सकते हैं, ऐसे काट सकते हैं। और ऊपर से काटने का तो यानी छील देने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये पता है ये दोनों क्या है, पीछे की तरफ है, और ये दोनों क्या है, आगे की तरफ है। तो अगर कायरल कार्बन होगा तो आप इसको बीचों बीच नहीं काट सकते, ठीक है, इसको बीचों बीच नहीं काट सकते। तो ऐसे केस में ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो उसको इस चीज़ का राइट मिलता है कि वो क्या बना सके, अपना मिरर इमेज। ये देखिए वो अपना मिरर इमेज बना सकता है। अगर कोई भी कंपाउंड कायरल होगा तो उसको ये अथॉरिटी होती है कि वो क्या कर सके, अपना मिरर इमेज बना सके। अब अगर ये मिरर इमेज बनाता है तो इन दोनों पेयर को क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इनैंसियोमर्स। क्या बोलते हैं इसको, इनैंसियोमर्स। या ये भी बोल सकते हैं कि इनैंसियोमेरिक पेयर कितना हुआ, इनैंसियोमेरिक पेयर कितना हुआ, तो एक पेयर हुआ। हम पूछेंगे भैया ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, तो आप बोलोगे सर दोनों। हम पूछेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो आप बोलोगे सर दोनों। हम पूछेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने, तो आप बोलेंगे सर 0। चलो ऑप्टिकल आइसोमर दोनों क्यों हुआ, क्योंकि दोनों में कायरल कार्बन है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव दोनों क्यों हुआ, सीधी बात है भाई, मिरर इमेज है तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही दोनों। और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कहीं से कोई कटने का कोई चांस ही नहीं। फिशर है, आप याद रखिए फिशर को सिर्फ एक ही तरीके से छांटा जा सकता है, अगर उसमें किसी भी टाइप से प्लेनर सिमेट्री निकले, मतलब बीचों बीच कट जाएगा। अदरवाइज दूसरा कोई ऑप्शन फिशर के लिए नहीं होता है फिलहाल। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, C*=1 का। ये देखिए इस एग्जांपल को लेते हैं, इसमें भी कायरल कार्बन है, आप इसको बीचों बीच नहीं काट सकते, कहीं से भी नहीं काट सकते। और अगर नहीं काट सकते तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, अब आपको क्या करना होगा, इसको अब आपको इसका मिरर इमेज बना के इसको देना ही होगा। देखिए ये जस्ट लाइक वैसा बच्चा जिस स्कूल में कभी गलती करता ही नहीं है,
इसको देखते के साथ ही टीचर को इसको जो है इससे कुछ पूछना ही नहीं होता है, आंख बंद कर लीजिए इसको लेके कि भाई अगर एक कायरल कार्बन है इसका मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। इनैंसियोमर से इनैंसियोमेरिक पेयर कितना हो गया, इनैंसियोमेरिक पेयर कितना हो गया, आपको एक पेयर है। इसमें ऑप्टिकल आइसोमर कितना हो गया, तो दोनों। ऑप्टिकली एक्टिव कितना हो गया, दोनों। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना हो गया, तो एक भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने C स्टार इक्वल टू 1 लिया, अब C स्टार इक्वल टू 2 लेते हैं। C स्टार इक्वल टू 2 का केस लेते हैं। देखिए C स्टार इक्वल टू 2 का जो केस लेंगे तो पहला होगा उसमें जो आपस में क्या हो, सिमेट्रिकल हो। देखिए क्या मतलब है इसका, C स्टार इक्वल टू सिमेट्रिकल का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन एक ही हो, यही मतलब है इसका ये। और आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनाने के लिए फ्री हैं। देखिए ये हो गया C स्टार इक्वल टू 2 सिमेट्रिकल का एग्जांपल। अब क्या करेंगे भाई, अगर C स्टार इक्वल टू 2 सिमेट्रिकल है तो क्या करेंगे, ये भी कायरल हो गया और ये भी कायरल हो गया। आप देख सकते हैं कि ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, इसके लिए ये भी अलग है, इसके लिए भी अलग है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम है कि ये क्या कर रहा है, ये बीचों बीच कट जा रहा है। और अगर कटेगा तो आपको इसका नाम क्या पड़ जाता है, आपको याद होगा मेसोमर, जो क्या है एक ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और हम इसका मिरर इमेज बनाने की जो परमिशन है वो नहीं दे सकते। उसके पीछे एक और रीज़न है कि भाई आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो वो आपस में क्या कर जाएगा, सुपर इम्पोज कर जाएगा। एक टर्म और आता है सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो मिरर इमेज तभी बनेगा जब वो क्या हो जाए, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, एक अलग इमेज बनेगा। लेकिन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब है कि वैसी इमेज को आपने दोबारा बना दिया। तो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसका अगर इमेज बनाएंगे तो दोबारा से वही इमेज बनेगा। मैं आपको थोड़ी देर में इस बात को प्रूफ करूँगा, ठीक है। चलिए, तो आप इसका कोई मिरर इमेज नहीं बनाएंगे। लेकिन एक बात है ना, अभी आप इसको बदल के देख सकते हैं। आपके पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी चेक करने की कैपेसिटी है आपके पास। आपने बोला कि ठीक है सर, हम इसको चेक करते हैं कि कुछ और हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो OH है, H है। अब आपने क्या किया, नीचे वाले को पलट दिया। अब H इधर, OH इधर। अब देखिए कहानी बदल गई। अब इसको आप बीचों बीच नहीं काट सकते, ठीक है। अब आप इसको बीचों बीच नहीं काट सकते। अगर नहीं काट सकते, सीधी बात है, मैंने एक लाइन में बोला है कि फीसर में ओनली क्या देखते हैं, आपको प्लेनो सिमेट्री देते हैं। तो कायरल है ही और आप बीचों बीच नहीं काट सके, इसका मतलब क्या बनाना होगा आपको, तो आप इसका क्या बना देते हो, COOH, COOH, H, OH, OH और ये H, और ये फिर से क्या कहलाएंगे, देखिए ये क्या हो गया, ये आपस में मिरर इमेज है। ये क्या कहलाएंगे आपस में, इनैंसियोमर्स कहलाएंगे। चलिए, तो आपको पूछा गया कि बताइए ऑप्टिकल आइसोमर कितने, तो बोलेंगे सर एक और एक, क्योंकि तीनों में कायरल है तो ऑप्टिकल आइसोमर 3 हो गए। फिर आपसे पूछा गया बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, तो आप बोले सर ये दोनों सिर्फ ऑप्टिकली एक्टिव है। और आपसे पूछा गया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन है, तो आपने बोला सर ये वाला जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलिए एक एग्जाम्पल और उठाते हैं। C स्टार इक्वल टू 2 सिमेट्रिकल, कैसे देखे भाई, देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। CHO, CHO, NH2, NH2, H और H। देखिए फिर से वही वाली प्रॉब्लम, ये तो बीचों बीच कट रहा है। देखिए प्लेनो सिमेट्री आ गई बीचों बीच। फीसर प्रोजेक्शन के लिए सिर्फ एक ही बात कि ये बीचों बीच कट गया, बात खत्म हो गया। क्योंकि ये बीचों बीच कट गया तो अब इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हम, ये तो क्या हो गया, मीजो फॉर्म हो गया। लेकिन इसी में दूसरा एग्जाम्पल उठाएंगे, इसमें थोड़ा घुमा दीजिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। किसी एक को घुमाइए, ऊपर वाले घुमाइए चाहे नीचे वाले घुमाइए। दूसरा स्ट्रक्चर अगर आप ऊपर वाला घुमाते हैं, अगले वाले स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिकली नीचे वाला घूमेगा। देखिए इसको स्टैंडर्ड मानिए, हमने यहाँ क्या किया, नीचे वाला घुमाया है, देखिए। और इसके सामने देखिए, देखिए नीचे वाला रह गया, ऊपर वाला घूम गया इसके रेस्पेक्ट में। आप इसको इधर लिखते तो ये इधर बन जाता है, इसको यहाँ लिखते तो इधर ये बन गया। तो कहने का मतलब है कि आप किसी एक को घुमाएं, आप ऊपर घुमाइए तो नीचे घुमाइए, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसके सामने वाला नीचे, यहाँ नीचे घुमाएंगे तो सामने वाले ऊपर घूमेगा, ठीक है। देखिए तो जैसे ये एग्जाम्पल है CHO, CHO, तो मान लिया हमने ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाला घुमा दिया। देखिए OH नहीं है, NH2 है,
ऊपर वाले छोड़ के नीचे वाला घुमा दिया हमने, तो क्या किया, अब इसको इसका मिरर इमेज बना सकती है। देखिए CHO H NH2 और ये H, देख रहे हैं। तो फिर यहाँ वही वाली बात है कि ऑप्टिकल आइसोमर कितने हैं, 3, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं, 2, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना है, 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा, कितने ऑप्टिकल एक्टिव है, कितने ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्या क्या है उसके बारे में हमने एक तरफ से इसको यहाँ जान के समझ लिया। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। ओके, अब देखते हैं कायरल कार्बन इज इक्वल टू 2 अनसिमेट्रिकल। क्या देखेंगे, कायरल कार्बन इज इक्वल टू 2 अनसिमेट्रिकल। देखिए अनसिमेट्रिकल का केस कैसा होता है, ये है अनसिमेट्रिकल, जहाँ ऊपर अलग हो नीचे अलग हो, यानी बीचों बीच कटने का कोई चांस ना हो, चाहे ग्रुप अगल बगल वाले ग्रुप सेम साइड हो चाहे अपोजिट साइड हो। देखिए ये ऊपर अलग है नीचे अलग है, इसलिए आप इसको बीच से नहीं काट सकते। तो C*2 है यहाँ पर, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल, तो बीचों बीच कट नहीं सकता। तो सीधी बात, अगर ये नहीं कट सकता है तो बात खत्म हो गई, फिर ये क्या हो गया, ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। अगर प्लेनो सिमेट्री नहीं हुई तो ये क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो आपको क्या अथॉरिटी मिल गई, इसका मिरर इमेज बनाने की। तो बनाइए मिरर इमेज, OH H OH H। तो 2 स्ट्रक्चर तो हमने ऐसे बनाए, लेकिन एक पॉसिबिलिटी और है हमारे पास ना, वो क्या है, CHO CH3, हम दाएं बाएं को पलट देंगे, OH H OH H, किसी एक को पलट देंगे, ऊपर पलटे चाहे नीचे पलटे। अगर उन्होंने ऊपर पलट दिया तो भाई तब भी ये तो कट नहीं रहा, इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा आपको, CHO CH3 OH H H और ये OH। तो क्या हो गया भाई, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए यहाँ पर, 2, ठीक है, सॉरी, ऑप्टिकल आइसोमर कितने हो गए, 4। ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए, चारों के चारों। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हो गए, एक भी नहीं। और जहाँ तक बात करेंगे इनएंशियोमर पेयर की, देखिए ये दोनों आपस में एक पेयर है इनएंशियोमर्स का, ये दोनों आपस में एक पेयर है इनएंशियोमर्स का। तो इनएंशियोमेरिक पेयर कितने हो गए आपके पास, ये पेयर, तो आपके पास हो गए कितने, 2। चलिए एक और एग्जाम्पल उठाते हैं। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, C*2 अनसिमेट्रिकल का। ये लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं अभी, CHO C2H5 OH H H NH2। देखिए एक एग्जाम्पल ये है, इसको भी आप बीचों बीच कट करने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अनसिमेट्रिकल है, इसलिए सरेंडर कर दीजिए, हथियार डाल दीजिए और क्या बना दीजिए, इसका मिरर इमेज बना दीजिए, CHO C2H5 और ये देखो ये OH ये H और ये क्या हो गया H और ये NH2। ओके, और अगला पोर्शन क्या करना है आपको, ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, ये CHO ये C2H5, ये क्या हो गया, किसी को घुमा दो, आपकी मर्जी जिसको घुमाने करें, हमने नीचे वाले घुमा दिया। अगर नीचे वाले घुमा देंगे तो मिरर इमेज कैसा हो जाएगा, ये ऐसा CHO C2H5, ये देखो OH H NH2 और ये H। देखिए फिर से वही वाली बात आ गई। तो यहाँ फिर से क्या हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर इज इक्वल टू 4, ऑप्टिकली एक्टिव कितने हो गए, चारों के चारों, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हो गए, एक भी नहीं। तो इस तरह से क्या किया हमने, फिर इसको C*2 अनसिमेट्रिकल के बारे में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखेंगे अभी हम लोग, एक नई स्टोरी यहाँ सीखिए। सॉरी इसको मिटाना नहीं था अभी, ये देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए, इसको हम लोग मानते हैं A, इसको मानते हैं हम लोग B, इसको मानते हैं हम लोग C और इसको मानते हैं हम लोग D। देखिए 2 टर्म आता है यहाँ पर,
एक आता है ई फॉर इनैंसियोमर और दूसरा टर्म आता है डी फॉर डायस्ट्रियोमर्स। ठीक है, एक आता है ई फॉर इनैंसियोमर्स और दूसरा आता है डी फॉर डायस्ट्रियोमर्स। तो ठीक है, अगर हम बात करें इनैंसियोमर्स एंड डायस्ट्रियोमर्स की, तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हमारे पास है ए के सामने मिरर इमेज है बी, फिर है सी के सामने मिरर इमेज है डी। देखिए बच्चे लोग, ए और बी के बीच जो रिलेशन है, ए और बी के बीच जो रिलेशन है वो इनैंसियोमर का है। देखिए दोनों मिरर इमेज है, इससे दोनों क्या हो गए, इनैंसियोमर्स। सी और डी के बीच जो रिलेशन है वो भी क्या है, इनैंसियोमर्स है। लेकिन ए के साथ सी बात करें, ए के साथ डी बात करें, बी के साथ सी बात करें, ठीक है, बी के साथ डी बात करें, तो ये आपस में क्या होंगे, ये सभी डायस्ट्रियोमर्स होंगे। देखिए ई फॉर इनैंसी को ए बी के साथ और सी डी के साथ इनैंसियोमर्स है, मतलब जो मिरर इमेज होता है उसको इनैंसियोमर्स बोलते हैं, और जब वो मिरर इमेज ना रहे तो उसको क्या बोलते हैं लोग, उसको डायस्ट्रियोमर्स बोलते हैं। तो जो मिरर इमेज थे वो इनैंसियोमर्स कहलाए और जो मिरर इमेज नहीं थे वो क्या कहलाए, वो आपको डायस्ट्रियोमर्स कहलाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इस पोर्शन को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए। ओके, अभी हम लोगों को इसमें सीरो स्काइडा सेंटर पढ़ना है, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। पहले एक इंपॉर्टेंट पोर्शन को हम लोग, जो बेसिक पोर्शन को ख़त्म कर दें तो हम लोग इसे वापस आएंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपके पास दूसरा केस पे आइए, जब आपके पास कायरल कार्बन नहीं हो, नो कायरल कार्बन, कि आपके पास कायरल कार्बन नहीं है, लेकिन आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है जो नॉन प्लेनर होना चाहिए। एक ऐसा कंपाउंड होना चाहिए इसमें क्या होता है, किसी भी टाइप का जो टाइप ऑफ सिमेट्री है वो ना हो, नो टाइप्स ऑफ सिमेट्री, और उसके बाद उसमें, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा डायरेक्टली, ये डायरेक्ट ऑप्टिकल एक्टिव होगा, किसी ऑप्टिकल आइसोमर्स की हेल्प नहीं लेगा ये। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको बोला कि भाई इसकी बात करें तो सबसे पहले इसको समझने से पहले ज़रूरी है कि टाइप्स ऑफ सिमेट्री को पढ़ लेना। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सिमेट्री को पढ़ेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री, नंबर 2 सेंटर ऑफ सिमेट्री, नंबर 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नंबर 4 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और नंबर 5 आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं पहले क्या क्या है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखिए भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, सेपरेशन इनटू two part of a plane such that like mirror image called plane of symmetry। कि सेपरेशन इनटू टू पार्ट ऑफ ए प्लेन, एक प्लेन है जिसको हमने दो पार्ट में सेपरेट किया, सच दैट लाइक मिरर इमेज, और इस तरह सेपरेट किया कि ये क्या किस तरह दिखें, तो ये मिरर इमेज की तरह दिखेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएगा आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। इनफैक्ट हम तभी से बात कर ही रहे हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री की। हमने बोला कि भाई किसी भी प्लेन को दो पार्ट में इक्वल आप कट कर दो। ठीक है, ये देखिए ये कायरल कार्बन है यहाँ दोनों, लेकिन ये बीचों बीच कट सकता है देखो, और अगर ये कटेंगे तो क्या बनेगा, एक तरह का मिरर इमेज बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन वही अगर इस तरह का एग्जांपल आ जाए तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो हम लिख सकते हैं नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखो
देखो इसको भी आप दो पार्ट में कट कर सकते हैं, देखो ऐसे, तो अगर कट कर दोगे इसमें भी क्या आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। लेकिन अगर इसको आप ऐसे नहीं कट कर सके, ये इस तरह हुआ कि ये कट करने लायक नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ, देखो अब आप इसको कट नहीं कर सकते, इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आगे बढ़िए, ये देखो क्लोरीन क्लोरीन, ऐसे कुछ पता नहीं चल रहा है, इसका एग्जैक्ट पोजीशन बताओ। ये लो देखो है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, देखिए बीचों बीच कट गया, लेकिन इसी में थोड़ा सा बदलाव लाते हम, ये देखो अब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बीचों बीच जब भी कटे, स्ट्रक्चर अगर बीचों बीच कट जा रहा है, ये देखिए ये आपको हो गया, आपको सपोज कीजिए आयोडीन हो गया और ये भी आयोडीन हो गया, तो ये बीचों बीच कट जाएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे भाई, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, लेकिन इसी में थोड़ा बदलाव करते हैं हम, ये देखिए आयोडीन और ये आयोडीन, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर किसी भी टाइप से आप आगे बढ़ें तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगी इस तरह से, अगर ना कटे। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर ये बीचों बीच कटता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, और अगर नहीं कटता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा कौन, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे तो देखिए सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या मतलब होता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए हमें समझना होगा, एक ऐसा एग्जांपल लीजिए जिसके सिमिलर ग्रुप्स को मिलाने पर जब उसको मिलाया जाए तो वो एक सिंगल पॉइंट को कट करेंगे, एक ही पॉइंट को कट करें। देखिए ये OH और ये H, H और ये OH। देखिए इस एग्जांपल को देखिए, COH OH H और ये COH OH और ये H। अब अगर इसको मिलाया जाए, गौर से देखिए तो कैसे मिलाया जाएगा इसको, COH को COH से मिलाइए, देखिए इस पॉइंट को कट किया, H को H से मिलाइए, ये यहीं से कट करता है, आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर परफेक्ट बनाना होगा, ये देखिए, और ये OH को इस OH की जगह से ही कट करता है, ये देखिए ये हमेशा एक ही जगह से कट करेगा। ठीक है, आप इसको एक स्ट्रक्चर से समझिए, थोड़ा हैवी स्ट्रक्चर लग रहा है देखने में, बट से डरिए मत। ठीक है, देखिए यही एग्जांपल है, आपको ये रहा, देखिए ये रहा COOH, इसके सामने वो क्या है OH, और उस साइड क्या है देखिए H है ना, आगे की तरफ OH है, पीछे की तरफ H है। देखिए इस पोर्शन को देखिए COH, आगे की तरफ OH और पीछे की तरफ H। इस साइड आइए, नीचे COOH, ठीक है, आगे की तरफ H और पीछे की तरफ OH। देखिए एक बार मिलाइए आप, COH COH, OH आगे और H पीछे, यहाँ ये COH नीचे, OH पीछे और H आगे। अब अगर इनको मिलाया भी कीजिए, गौर से देखिए, अब इसको मिलाते हैं हम। ठीक है, COH को COH से मिला, देखिए हमने क्या किया, COH को इसको इससे मिलाया, इस COOH को इस COH से मिला। देखिए तो इस COOH को COH से जब मिलाएगा तो इस पॉइंट को कट करेगा, देखिए यहाँ से ऐसे। चलिए इस H को जब H से मिलाएगा तो ये कहाँ से कट करेगा, देखिए यहाँ से, इस H को यहाँ से कट करेगा। और जब इस OH को इस OH से मिलाएगा, देखिए इस OH को इस OH से मिलाइएगा, देखिए तब भी ये यहीं से कट करेगा। तो सारे एग्जाम्पल जिनमें वो पॉइंट एक ही जगह से कट कर रहे हैं। गौर से देखिए, हमने COH को COH से मिलाया, यहाँ से कट किया, H को H से मिलाया, यहाँ से कट किया, OH को OH से मिलाया तो भी यहाँ से कट किया। तो ऐसे केस को ही क्या कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये सेंटर सिमेट्री भी अगर है तो कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। जिस तरह प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाने के बाद कंपाउंड क्या था, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया था, उसी तरह सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाने के बाद भी कंपाउंड क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलें। नंबर 3 पे हमारा कौन है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
चलिए एक्सिस सिमेट्री को हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में। फिलहाल के लिए आपको मैं काम की बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि एक्सिस सिमेट्री है क्या। तो एक्सिस सिमेट्री क्या है कि व्हेन स्ट्रक्चर रोटेट repeatedly on an axis then called axis of symmetry। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किसी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, वो किसी एक्सिस पे घूम रहा है, तो अगर वो किसी एक्सिस पे घूम रहा है तो वो उसी जगह एक एक्सिस पे घूम रहा है बार बार और सेम स्ट्रक्चर आ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे देखिए एग्जांपल हम लेते हैं BF3, याद कीजिए ये रहा BF3, और BF3 से पहले हम लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल CO2 लेते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं CO2। सपोज कीजिए कि हमने एग्जांपल लिया CO2। अब गौर से देखो CO2 का आप अगर यहाँ एक एक्सिस डाल दो यहाँ पर, तो ये घूम के यहाँ, ये घूम के यहाँ, यानी कि 180 डिग्री पे रोटेट हो सकता है। फिर रोटेट होगा तो फाइनल स्ट्रक्चर बन जाएगा। सपोज कीजिए इस ऑप्शन में स्टार लगा देते हैं और इसको 180 डिग्री से रोटेट कराते हैं। कितना से रोटेट करा है, 180 डिग्री से। तो क्या हो गया, अब ये ऐसा हो गया, और इसको फिर से 180 डिग्री से रोटेट कराए तो ये वही जाके बन गया। तो भैया आपने 360 डिग्री को मैं कितने एंगल से घुमाया, तो 180 डिग्री से। इसका मतलब है क्या यार 2, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे C2। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे C2 के C2 एक्सिस से ये C2 एक्सिस सिमेट्री से ये स्ट्रक्चर घूम रहा है। इसमें आइए इस बोर्डन पे स्टार लगा देते हैं, इस बोर्डन पे डबल स्टार लगा देते हैं। गौर से देखिए इसको घुमाइए 120 डिग्री। कितना घुमाइए, 120 डिग्री। तो क्या हो जाएगा B, ये F, थोड़ा इधर खिसकाइए, B, ये F, ये F और ये F, ये यहाँ स्टार आ गया, ये डबल स्टार आ गया और ये सिंगल वाला यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको फिर घुमाइए 120 डिग्री। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये आपको ये देखिए ये घूम के यहाँ पहुँचा, F डबल स्टार, फिर ये F क्या सिंगल, और ये F सिंगल स्टार यहाँ पहुँचा। ठीक है, और चौथी बार में जब घुमाएंगे इसको, देखिए हम इसको घुमाए तो ये यहाँ से यहाँ आया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया, और अब जब घुमाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। अब इसको घुमाते हैं अगर 120 डिग्री से तो क्या बन जाएगा, सिमिलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका मतलब है कि भाई यहाँ 360 डिग्री को कितना से घुमाया आप, तो 120 डिग्री से, तो फिर कितना हुआ 3, इसलिए ये स्ट्रक्चर कैसा हुआ आपको, ये स्ट्रक्चर C3 हुआ। ओके, इस स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे ये एग्जांपल है, देखिए ये आपको इसकी बात करते हैं। देखिए इस स्ट्रक्चर को आप कितना से घुमा सकते हैं, तो 120 से घुमाइएगा। देखिए तो 360 डिवाइड बाय 120, यानी कि ये इसमें क्या होगा C3। देखो ना, ये यहाँ से घूम के यहाँ जाएगा, ये यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, ये यहाँ से घूम के यहाँ आएगा। इसको घुमाओगे तो ये कितने से घूमेगा, C4 से। इसको घुमाओगे कितने से घूमेगा, C5 से। इसको घुमाओगे कितने से घूमेगा, तो C6 से। अगर आप इसका चेयर फॉर्म या इसमें कन्फर्मेशन को एज्यूम नहीं करते हैं तो आप बोलोगे सर इससे हमारा क्या लेना देना। सर बोले है ना, बहुत बड़ा लेना देना है। कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, ठीक है, अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जिसमें कि इस टाइप की सिमेट्री हो, कायरल कार्बन हो, लेकिन इस टाइप की सिमेट्री हो, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको छांट देंगे, आप उसको ऑप्टिकली एक्टिव नहीं लेंगे। एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए इस एग्जाम्पल को ज़रा गौर से देखिए। इसमें कायरल कार्बन है, बिल्कुल है। ये तो नहीं है कि इसके लिए इधर भी क्लोरीन होगा, इधर भी क्लोरीन होगा, लेकिन ये जरूर है, इसके लिए इधर क्लोरीन है तो ऊपर दो ब्रोमीन है। इसके लिए ऊपर देखिए, ऊपर 2 ब्रोमीन, इधर क्लोरीन है। तो कायरल ये भी है और कायरल ये भी है, लेकिन इसको काट नहीं सकते आप। कैसे काटोगे, ऐसे ना, ब्रोमीन आगे पीछे ऐसे नहीं कटेगा। नहीं, ये क्लोरीन आगे है, ये क्लोरीन पीछे है, नहीं कट सकता।
अच्छा ठीक है, सेंट्रल सिमेट्री है, सवाल ही नहीं उठता सेंट्रल सिमेट्री का, वो तो आमने सामने होना चाहिए था। अगर ब्रोमीन इधर भी ब्रोमीन होना चाहिए था, ये क्लोरीन तो उधर भी क्लोरीन होना चाहिए था, मतलब सिमिलर ग्रुप के बीच अटैचमेंट होना चाहिए, वो भी यहाँ नहीं है। अब बच गया क्या, एक्सिस सिमेट्री। कैसे भाई, एक काम करो, सोचो कि स्ट्रक्चर को यहाँ पर घुमा दिया जाए, मान लो कि स्ट्रक्चर को यहाँ पर 180 डिग्री से घुमा दिया जाए या C2 से घुमा दिया जाए, तब क्या होगा? आप बोलोगे सर कुछ नहीं होगा सर, यही सेम स्ट्रक्चर बनेगा। मतलब अच्छा, ये वाला क्लोरीन को बस स्टार लगा दो, देखो ये घूम के ऐसे पहुंच जाएगा, जो क्लोरीन पीछे है और ये क्लोरीन आगे, ये घूम के ऐसे आ गया, यानी ये क्लोरीन आगे आ गया और ये क्लोरीन पीछे चला गया। मतलब देखो ये क्लोरीन आगे और ये क्लोरीन पीछे। शर्त ये कि ये वाला स्टार क्लोरीन यहाँ पहुंच गया है। और जहाँ तक ब्रोमीन की बात है, यहाँ ब्रोमीन में भी स्टार लगा दो, पीछे वाले ब्रोमीन में। अब देखो पीछे वाला ब्रोमीन आगे आ चुका है, हालांकि ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, इस स्टार का कोई मतलब नहीं है। देखिए ये क्लोरीन, यहाँ वाला क्लोरीन यहाँ आ गया, ये पीछे वाला ब्रोमीन आगे आ गया। और देखिए क्या ऊपर वाले और नीचे वाले स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क पता चल रहा है? हटाइए स्टार को, हटाइए, भूल जाइए स्टार को, वो तो आपको समझाने के लिए बताया था। क्या स्ट्रक्चर में कोई फ़र्क आ रहा है? बोले नहीं सर, स्ट्रक्चर में तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। इसी को हमने क्या बोला, इसको बोला C2, यानी इसको क्या बोला हमने, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी ऐसे एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है कि प्लेनर सिमेट्री नहीं है, उसके बावजूद भी ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या निकल गया, इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकल गया। क्या बोले? और एग्जाम्पल बताएं, देखिए और बता देते हैं। ये देखिए देखिए इस एग्जांपल को देखिए गौर से, तो आप बोलेगा सर इसमें प्लेनर सिमेट्री तो नहीं आ सकता है सर, ना नहीं आएगा सर, ये ब्रोमीन पीछे, ये ब्रोमीन आगे, ये क्लोरीन आगे, ये क्लोरीन पीछे, नहीं प्लेनर सिमेट्री तो नहीं आएगा। हमने तो क्या सेंट्रल सिमेट्री बोले, नहीं सर वो भी नहीं आएगा सर, क्योंकि ब्रोमीन के ठीक सामने सर क्लोरीन है, ब्रोमीन के ठीक सामने क्लोरीन है सर, तो वो नहीं आएगा। और भी ठीक सामने नहीं है, इसके ठीक सामने तो ये वाला बॉन्ड आएगा, इसके ठीक सामने 5 का एंगल है ना, सामने में बॉन्ड आता है और एंगल नहीं आता, ये देखिए ऐसे आता है हमेशा। चलिए तो ठीक है, ये वाली बात रही यहाँ पर। अब इसमें क्या करेंगे, आप ये सोचिए कि इसको यहाँ से एक्सेस डाल के घुमा दो, आप पहचान के लिए इसमें डैश लगा दो, अभी थोड़ी देर बाद मिटा देंगे। ये देखिए ये क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन आगे जो था, ये क्लोरीन पीछे चला गया, और ये पीछे वाला क्लोरीन क्या आ गया, आगे आ गया। ये ब्रोमीन जो पीछे था ये आगे आ चुका है, और ये वाला ब्रोमीन यहाँ पीछे, बस ये स्टार यहाँ पहुँच गया, ये स्टार यहाँ पहुँच गया। कायदे से तो दोनों स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन देखने में क्या लग रहा है, एक ही जैसा तो लग रहा है। इसी को क्या बोलते हैं हम, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोला गया इसको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी कि इसमें फिर से क्या लग गया, देखो 180 डिग्री घुमाए हैं तो C2। अगर इस तरह एक्सिस सिमेट्री निकल गया तो ये भी कंपाउंड कायरल कार्बन, देखिए 4 कायरल कार्बन है, लेकिन कायरल कार्बन होने के बावजूद भी क्या हो गया, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। हम तीसर की बात नहीं कर रहे, हम अदर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जो थोड़ी देर पहले हमने छोड़ दिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का एग्जाम्पल हो, ठीक है, जिसमें कि आपको प्लेनर सिमेट्री से बच जाए तो सेंट्रल सिमेट्री से बचना होगा, सेंट्रल सिमेट्री से बच जाए तो आपको एक्सिस सिमेट्री से बचना होगा। एक और एग्जांपल है भी अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, लेकिन अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप थ्योरी में, यहाँ नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि भाई इतने 3 मेजर, जो मेजर यही है। ऐसे तो मेजर में आपको प्लेनर सिमेट्री आता है, 90% केस तो उसी सॉल्व होता है, इसलिए IIT-JEE की सिलेबस में ये सब पढ़ाई नहीं जाता है। बचे हुए 90% के बाद जो 6-7% होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, सेंट्रल सिमेट्री, एक्सिस सिमेट्री में आ जाते हैं। और 1% ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज होता है। और जहाँ तक बच्चा आइडेंटिटी का सवाल हो तो कुछ नहीं है, बस इतना ही जाने कि फिजिक्स में I बोलते हैं, केमिस्ट्री में E बोलते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमने क्या देख लिया, हमने सेंट्रल सिमेट्री भी देख लिया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी देख लिया। और ऐसे एग्जाम्पल को आप अवॉइड नहीं करेंगे आज के बाद जिसमें प्लेनर सिमेट्री नहीं है। आप उसको प्लेनर सिमेट्री सिर्फ नहीं है तो आप उसके भी आप उसको ऑप्टिकल एक्टिव करार नहीं कर देंगे। आप देखेंगे कि क्या उसमें अगर वो प्लेनर सिमेट्री नहीं है तो क्या सेंट्रल सिमेट्री भी नहीं है ना, क्या उसमें एक्सिस सिमेट्री भी नहीं है ना, तब जाके हम घोषित करेंगे हाँ भैया ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अब जैसे इस कंपाउंड को आप देख के बोलते हैं सर ये तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, अब एक्टिव है सर, क्योंकि इसमें क्या है, किसी तरह से नहीं कट रहा है, प्लेनर सिमेट्री नहीं है। हम बोलते हैं भाई साहब प्लेनर सिमेट्री तो नहीं है, माना इस बात को,
लेकिन सेंट्रल सिमेट्री चेक करो, चलो वो भी नहीं है। अब एक्सियल सिमेट्री चेक करो, जब पूरी तरह से कंफर्म हो जाए तब बोलो कि हाँ सर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ठीक है, चलिए मिटाते हैं। अब हम ऐसे एग्जाम्पल की बात करेंगे जिसमें कायरल कार्बन तो नहीं हो, ये सभी एग्जाम्पल वैसे थे जिसमें कायरल कार्बन जरूर था। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल की बात करेंगे जिसमें कायरल कार्बन नहीं हो, ठीक है, विदाउट कायरल कार्बन। अगर विदाउट कायरल कार्बन कोई ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहता है तो उसके लिए सिंपल, उसको सभी टाइप की सिमेट्री से बच जाना होगा। उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी टाइप की सिमेट्री हो गई तो फिर बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसमें किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और कोई भी एग्जाम्पल ऐसा बने, ठीक है, जैसे इसको देखो, क्या है ये, बाइफिनाइल है, सिंपल रखो, ऐसे कोई भी ग्रुप रखो तो पता है इसमें कॉन्फर्मेशन होता है। जहाँ भी सिंगल बॉन्ड होगा ना वहाँ घूमता रहेगा, ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा। ठीक है, कभी सामने आएगा कभी सामने नहीं आएगा। तो जब सामने आएगा तो आप कट कर दो, देखो ऐसे कट कर दो यहाँ से। जब ये फ्लैट हो तब कट कर दो, जब फ्लैट नहीं हो, जब ये ऐसे है तब चलो बच गया, तभी तो मतलब बच रहा है ये। ठीक है, लेकिन जैसे ही फ्लैट आ जाएगी ऐसे, तो इसको ऐसे काट दो, देखो कट दो, सभी sp2 तो है, देखो कट गया ऐसे, ये बिल्कुल कट रहा है। लेकिन अगर यहां भी हम ग्रुप लगा दें, यहां भी कोई ग्रुप लगा दें मान लो इस तरह से, अब क्या होगा, अब इसका रोटेशन रुक जाएगा, पढ़ेंगे हम बाइफिनाइल में। और रोटेशन रुक जाएगा तो क्या होगा, एक पोर्शन आगे आ जाएगा, एक पोर्शन पीछे चला जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गया, काट के दिखाओ तो कैसे काटोगे, सवाल ही नहीं उठता, काट दोगे। जब नहीं काटोगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा है कि इसमें क्या है, ये बाइफिनाइल का केस तो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि इसको काट सकते हो। आप बोलोगे सर नहीं काट सकते, क्योंकि एक रिंग ऐसे है दूसरा रिंग ऐसे है, ये चाह के भी ऐसे नहीं हो सकता। क्योंकि क्या भाई, रिपल्सन। गर्मियों के मौसम में अगर लाइट नहीं है तो छोटे से बेड पे दो आदमी सोओगे, नहीं सोओगे, नीचे सो जाओगे, छत पे सो जाओगे, लेकिन ऐसे एक साथ नहीं सोओगे। सोओगे भी तो कैसे, थोड़ा मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरह से सोच सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह नहीं हो सकता है। और भी एग्जाम्पल है, देखिए, यानी कि जिस एग्जाम्पल को आप कट नहीं कर सकते, देखिए ऐसे एग्जाम्पल जिसको आप कट नहीं कर सकते, देखिए ग्रुप लगा दो, चाह के भी कट नहीं कर सकते ऐसे एग्जाम्पल को आप। इसको बोलते हैं अंसा कंपाउंड, इसको बोलते हैं बाइफिनाइल, जिनको आप चाह के भी नहीं कट कर सकते। ठीक है, वो ऑप्टिकली क्या हो गए, एक्टिव हो गए। अब बोलो सर इसको, तो भाई ये कभी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसको बीचों बीच काटा जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसको नहीं काटा जा सकता है। क्योंकि ये एक सर्कल की तरह हो गया, देखो एक पोर्शन ऊपर और एक पोर्शन नीचे, इस तरह से। देखो ये सब एग्जाम्पल इस टाइप के हैं। ये प्लेन है ही नहीं, ये ऐसे है, ये देखो ऐसे ऐसे, देखो ये ऐसे है, देखो ऐसे है। इसको कैसे काट सकते हो आप, नहीं काट सकते। तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखो, ये C डबल बॉन्ड C, आपको पता होना चाहिए कि अगर एक डबल बॉन्ड होगा तो ये प्लेनर होगा। देखो ऐसे कट जाएगा मक्खन की तरह, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन उसी में अगर दो डबल बॉन्ड हो तो अब इसको काटना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब ये प्लेनर नहीं रहा। चेक करना है आपको, देखो देखो इस एग्जाम्पल को, क्या दिख रहा है आपको, यही है ना, HCl HCl, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और नीचे क्लोरीन क्लोरीन, कट कर दोगे ऐसे ऐसे, खत्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्लेनो सिमेट्री आ गया। इसको हम लोग क्यूमलिन सिस्टम बोलते हैं, पता होगा आपको, पढ़े होंगे आप लोगों ने 11th 12th में। ऐसे काट के दिखाओ, अब काटो तो इसको, काटोगे कैसे काटना है, ऐसे काटोगे, ये तो कट जाएगा, इसका क्या करोगे, ऐसे काटोगे, काटो तो ये तो कट जाएगा, इसका क्या करोगे, कट ऐसे काटोगे, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है,
तो अब एक और एग्जांपल जोड़ के देखते हैं। इसमें हमने 2 देखा, चलिए अगर 3 पाई बॉन्ड जोड़ दिए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होते हैं, प्लेनर होंगे, और इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होंगे, नॉन प्लेनर होंगे। याद रखिए इस बात को। देखिए ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3, देखिए ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो गया, प्लेनर हो गया, काट दीजिए। लेकिन अगर हम बात रखिए इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की, यानी एक कार्बन और जोड़ के देखते हैं। एक कार्बन और जोड़ते हैं, 4 पाई बॉन्ड, देखिए अब ये फिर से क्या हो गया, फिर से नॉन प्लेनर हो गया। यानी आप इसको वापस से अब कट करना, अब नहीं कट कर सकते, देखिए कट कर सकते हैं इसको। कितने पाई बॉन्ड लगी नहीं है, 1 2 3 4। तो सीखने वाली बात है कि ये क्यूमुलिन सिस्टम है, ठीक है, जिसमें कि हमारे पास पता है कि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होंगे तो मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा। तो प्लेनर मॉलिक्यूल को बीचों बीच काटा जा सकता है और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल को बीचों बीच नहीं काटा जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बारे में RS कॉन्फ़िगरेशन और DL नोटिफिकेशन। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।